हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे आज होने वाले आपके सामाजिक विज्ञान पेपर के बारे में। बहुत ही बेहतरीन पेपर हो ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, और ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला एक मॉडल पेपर है। इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। इसके बाद जो आपके एग्ज़ाम है साइंस, मैथ्स और संस्कृत, उन सभी के मॉडल पेपर मिलेंगे, और कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो आपको 8-10 मॉडल पेपर मिल ही जाएंगे, ठीक है ना, जो आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाले। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़े ही शॉर्ट और स्वीट ढंग से समाप्त करेंगे इस वीडियो को, और सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप बेहतरीन ढंग से फटाफट इनके आंसर याद कर पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में छपाई तकनीक फैलने लगी ये 19वीं सदी के मध्य तक, ठीक है ना। फिर राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को किस राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार कर ली? वो था भरतपुर, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर है, विश्व की 90% जनसंख्या लगभग कितने भूपृष्ठ पर निवास करती? तो आप कहेंगे 30% पर। कितने पर? 30% पर, ठीक है ना। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ जो है वो फेमस क्यों है? ऐतिहासिक पर्यटक स्थल है, ठीक है ना। यूनियन कार्बाइड का कारखाना स्थित है कहाँ है? भोपाल में। महिला सशक्तिकरण से संबंधित है, क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, बिल्कुल। दहेज निषेध अधिनियम है। हिंदू उत्तराधिकारी एवं संरक्षण अधिनियम बिल्कुल है। तो आपका हो गया अप्रोच का सभी, ठीक है ना। द ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आपको सुमेलित करना। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, तो ये मराठा जो अखबार था ना उसके संपादक थे, ठीक है ना, जिसका नाम था केसरी। केसरी अखबार के संपादक थे। अगला है कि बकरवाल समुदाय ये कश्मीर, विलियम जो एडम थे वो थे स्कॉटलैंड, और प्रार्थना समाज था वो 1867, ये संबंधित हैं, ठीक है। इनको सुमेलित करना। अगला प्रश्न देखते हैं। खाली जगह भरनी है आपको। पहली जो खाली जगह उसमें देखिए मौलिक अधिकारों, यहाँ पहले में क्या भरेंगे? मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्वों का भी है, ठीक है ना। अगला है, शहरी शासन के 3 रूप होते हैं, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, ठीक है ना। अगला देखिए, संसाधनों का उपयोग करने वालों की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। खाली जगह का मतलब होता है, मतलब हाशियाई का मतलब होता है जिसे किनारे धकेल दिया गया हो, और ऐसे में वह व्यक्ति चीज़ों की केंद्र में नहीं रहता, मतलब जो चीज़ें होती हैं उनके बिल्कुल केंद्र में नहीं होता, उसको किनारे पे धकेल दिया जाता है। एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, उस पे आधार पर चौड़ा होता है, और ऊपर से कितना होता है? तीव्र होता है या तीखा होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो यहाँ लिखा है कैसा? संकरा होता है, ऊपर से संकरा, और आधार कैसा होगा? चौड़ा, और जो ऊपर होगा वो भी संकरा होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि ब्रिटिश भारत में कितने प्रेसिडेंसी थे और उनके नाम बताइए। तो उस समय 3 प्रेसिडेंसी थे, एक था आपके बंगाल, और फिर था मद्रास और मुंबई, ठीक है ना, ये 3 प्रेसिडेंसी थे। अगला प्रश्न देखते हैं। जूम या घुमंतु जो खेती है वो क्या होती है? 3 विशेषताएं बतानी है। तो देखिए, पहली विशेषता होती है कि ये जंगलों में छोटी छोटी जगह और जंगलों के छोटे छोटे टुकड़ों पे की जाती थी। दूसरा, इस खेती में किसान है ना पेड़ों को काट कर वहाँ पर या वनस्पति को जला देते थे या काट देते थे। फिर बीजों का रोपण नहीं करते थे, उसके बजाय वो छितरा देते थे, यानी बीज फेंक देते थे। ये तीनों विशेषताएं याद रखना। अगला देखते हैं, प्राच्यवादी किसे कहा जाता है? तो एशिया की भाषाएं जो थी और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोगों को प्राच्यवादी बोला गया। मतलब एशिया की भाषा और संस्कृति का जो ज्ञान रखते थे उन्हें प्राच्यवादी बोला गया, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, भारत के बाजारों में ब्रिटेन में बने सूती कपड़ों आने का क्या प्रभाव पड़ा? तो सूती वस्त्र जब भारत में आ गया तो उसका प्रभाव ये पड़ा कि वस्त्रोद्योग यहाँ का जो था बुरी तरह प्रभावित हुआ, और भारत में 2/3 लोग ब्रिटेन का बना सूती कपड़ा पहनने लगे, और भारत के जो लोग थे वो अपने उद्योग को नहीं चला पा रहे थे। और दूसरा है कि भारतीय कपड़े की मांग कम हो गई। अब भारतीय कपड़ा कम हो गया उसकी मांग, तो यहाँ के जो हजारों बुनकर थे और कतई कामगार थे वो सभी बेरोजगार हो गए।
ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि नाना साहब की किस मांग को अंग्रेजों ने ठुकरा दिया था। तो देखिए, नाना साहब ने कंपनी से आग्रह किया था कि उनके पिता को जो पेंशन मिलते थे वह उनकी मृत्यु के बाद उन्हें भी मिलने लगे, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी मांग को ठुकरा दिया। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के गहरे संकट में फंसती जा रही थी। तो हम कहेंगे कि बंगाल को जब दीवानी मिलने के बाद कंपनी ने ज़्यादा राजस्व प्राप्त करने तो भारी भरकम लगान लगा दिया था। एक तो संकट ये हो गया कि बंगाल के लोगों पे भारी भरकम लगान लग गया, दूसरा किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, जिससे खेती चौपट होने लग गई थी और उनकी ज़मीनें जाने लगी थी। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों को संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। अब ये ध्यान रखिएगा, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। देखिए, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जिनका उपयोग प्राचीन समय से किया जा रहा है। ईंधन, जीवाश्म ईंधन ये होते हैं नॉर्मली। ठीक है ना। परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत होते हैं। ठीक है ना, ईंधन और जीवाश्म। और ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के मुख्य रूप में खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन, कोयला, जल, विद्युत आदि को शामिल किया जाता है। और ऊर्जा में अधिकांशतः परंपरागत स्रोत अनवीनीकरणीय होते हैं। अनवीनीकरणीय कहने का मतलब परंपरागत स्रोत है ना, एक बार नष्ट हो गए ना तो वापस नहीं ले सकते, जिनके निर्माण में क्योंकि हजारों वर्ष लगते हैं और इनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने से खत्म हो जाते हैं। ये इनकी विशेषता है, ध्यान रखना। फिर पूछा गया है कि वाणिज्यिक कृषि के दो प्रकारों को लिखिए। तो वाणिज्यिक कृषि के दो प्रकार कौन कौन से हुए, देखिएगा। पहला कि वाणिज्य अनाज कृषि, जिसमें वाणिज्य अनाज कृषि में खाद्यान्न फसलों का उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। वाणिज्य कर रहे हैं तो आप पशुपालन और खेती है ना बाजार में सामान बेचने के लिए करेंगे। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और मिश्रित कृषि ऐसी होती है जिसमें भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने और पशुओं को चराने, पशुधन पालन के लिए किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और तीसरा क्या हो गया, तीसरा हो गया रोपण कृषि। रोपण कृषि में क्या होता है कि कृषि वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है रोपण कृषि, जहाँ चाय, कॉफ़ी, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है, ये होती है रोपण कृषि। इसको वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। ठीक है ना। अगला देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के बारे में आप क्या जानते हैं। तो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग वर्तमान युग का एक उभरता हुआ उद्योग है। ठीक है ना। सूचना प्रौद्योगिकी आजकल हर बच्चा आईटी में जाना चाहता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है ना। तो सूचना प्रौद्योगिकी बहुत ही ज़्यादा आने वाले समय में यूज़ होने वाली तकनीक है। ठीक है, ये हैकिंग वगैरह होती है सभी इसी के अंतर्गत आती है। तो ये बहुत उभरता हुआ उद्योग है। यह सनराइज उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में प्रमुख केंद्रों में कैलिफोर्निया की घाटी और भारत का बेंगलोर शहर शामिल है। ठीक है ना। अगला है, राजस्थान जन आधार योजना 2019 को संक्षेप में लिखिए। तो ये योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। राज्य की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन को सरलता से, सुगमता से और पारदर्शी रूप से पहुंचाने के लिए राजस्थान ने जन आधार योजना का प्रारंभ किया था। ठीक है ना। इसके अंतर्गत प्रदेश के निवासी जो परिवार जितने भी हैं उनका जन आधार कार्ड सबको मिलेगा और इससे वो सरकारी योजनाओं का लाभ ले पाएंगे। ठीक है ना। इनमें उनकी पहचान, पता सभी का प्रमाण होता है। ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, जन आधार योजना जो है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, फटाफट समाप्त करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम में कम समय है, तो उम्मीद करता हूँ आप बेहतरीन ढंग से उस एग्ज़ाम को दे पाएँ। ठीक है ना। और एग्ज़ाम में शांत होकर आपको एग्ज़ाम लिखना और लिखना फटाफट है, क्योंकि ये पेपर थोड़ा बड़ा रहता है। ठीक है ना। नेक्स्ट वाले जो पेपर हैं उनके सभी मॉडल पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। राजस्थान में विद्यमान लघु और कुटीर उद्योगों की प्रमुख समस्या का उल्लेख कीजिए। तो देखो, लघु और कुटीर उद्योगों के लिए प्रमुख समस्या क्या है। पहला है वित्तीय साधनों की कमी। एक तो पैसे की कमी होती है यहाँ पे लोगों को शुरू करने के लिए। दूसरा, कच्चे माल की कमी रहती है। ठीक है ना। सीमित बाजार है, कभी कभी खरीदार नहीं मिलते। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता में कमी हो जाती है। ऊर्जा की कमी होती है। ठीक है ना। और अवशिष्ट पदार्थों का उपयोग का सीमित संभावना है, मतलब जो बच गया उसके लिए कोई उपयोग नहीं होता है। ठीक है। अनुसंसाधन और आधुनिक प्रौद्योगिकी की जानकारी नहीं होती लोगों को। इस कारण लघु और कुटीर उद्योग राजस्थान में लोगों के लिए काफ़ी समस्याएं उत्पन्न होती है, लेकिन इनका समाधान है नहीं। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, उदयपुर चित्र शैली की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो देखो, यहाँ की चित्र शैली की विशेषता ये थी कि उदयपुर चित्र शैली में चित्रों में लाल रंग का विशेष रूप से प्रयोग हुआ। कौन सा रंग? लाल रंग।
और तथा चित्रों की पृष्ठभूमि में कदम्ब वृक्ष अधिक मिले हैं। ठीक है, उदयपुर शैली में हाथी, चकोर, पक्षी अधिक चित्रित किए गए हैं, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, लिंगानुपात से हमें समाज की किस स्थिति का पता लगता है? तो लिंगानुपात से हमें समाज की महिलाओं की स्थिति का पता लगता है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। ठीक है ना, ये लिंगानुपात से पता लगता है। और अगर महिलाओं की स्थिति अच्छी होती है तो उनकी संख्या भी अच्छी होती है, ये कहने का मतलब है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पूछा गया है कि भारतीय राज्य धार्मिक सर्वस्व को रोकने को हस्तक्षेप की नीति को भी अपनाता है। मतलब भारत राज्य क्या चाहता है? भारत पूरे को एक राज्य माना गया है, तो इस देश में अधिकारों को बचाने के लिए लोगों को धार्मिक अलग रखा गया, धर्म से अलग रखा गया। ठीक है ना, तो मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने के लिए राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, क्योंकि ये भारतीय मौलिक अधिकारों में धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित है। क्यों? क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जिसमें सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाता है, इसलिए। और राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है, जैसे धार्मिक समुदायों के स्कूल और कॉलेज में समितियां बनी होती हैं, ठीक है ना, जो आर्थिक सहायता प्रदान करने का कार्य करती है। फिर अगला है, सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका की व्यवस्था किस उद्देश्य से की? तो जो जन याचित याचिका होती है ना, जनहित याचिका, ये क्यों होती है? ताकि गरीब आदमी की मुश्किल को देखते हुए उन्हें इंसाफ देने तो सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका की व्यवस्था की गई, ताकि कोई भी गरीब व्यक्ति भी वहाँ पे अप्लाई कर सके, इसलिए जनहित याचिका, जन यानी लोग, उनके हित में जो याचिका यानी प्रार्थना की गई है। ठीक है ना। फिर है, शोषण से मुक्ति के आधार का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब ये हुआ कि शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ होता है कि किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, ये याद रखिएगा कि भाई कम मजदूरी देके किसी का शोषण किया जाए, क्योंकि हो सकता है कोई आदमी काम नहीं मिल रहा है, तो मान लीजिए 500 रुपये उसके दिन की जो हाजिरी होती है, दिन का काम करने का 500 रुपये, तो उसको काम नहीं मिला, मजबूरी में गया, तो उसको 300 रुपये में काम करवा दिया, ये गलत बात है। ठीक है ना, तो इसलिए होता है अपने शोषण से मुक्ति का अधिकार। भारतीय संविधान में किन किन अधिकारों को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है? तो देखिए, पानी का अधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये जीवन का आधार है। ठीक है ना, ये व्यक्ति को मिलने ही चाहिए। ठीक है ना। अगला देखते हैं, संसद पर नियंत्रण के लिए अधिकारों नागरिकों की भूमिका बताइए। तो देखिए, प्रतिनिधियों का चुनाव करने के बाद नागरिकों को अखबारों और अन्य संचार माध्यमों के जरिए इस बात की नज़र रखनी चाहिए कि संसद क्या कर रही है। अगर नागरिकों की उनकी आलोचना करते हुए सरकार में अपनी भागीदारी को दिखाना चाहिए। संसद पर नियंत्रण रखने के नागरिकों की भूमिका ये होती है कि वो हर चीज़ का ध्यान रखे, संसद में कौन से कानून आ रहे हैं, कौन से कानून की ज़रूरत है, नागरिकों को क्या चाहिए, इस सभी का नागरिकों को ध्यान रखना चाहिए। और संसद पर ताकि नियंत्रण हो सके, क्योंकि सांसद को चुन के कौन भेजता है? यहाँ की जनता भेजती है। ठीक है। भारतीय संसद में कितने अंग होते हैं? तो भारतीय संसद में अंग होते हैं अपने 3। कौन कौन से? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, याद रख लेना अच्छे से। ठीक है। ये आ गया अपने मैप लगभग सभी मॉडल पेपर में कंप्लीट भी हो चुके हैं। आपको चित्तौड़गढ़, बूंदी, नागौर बताना है। ठीक है ना, तो नागौर, ये रहा अपने चित्तौड़गढ़ और ये रहा बूंदी। ठीक है ना। अगला देखते हैं, मैप अच्छे से याद कर लेना, बहुत ही बेहतरीन मैप है सारे। ठीक है। अब अगला बोला, 1857 क्रांति के प्रकाशों पर परिणाम पर प्रकाश डालिए, या फिर आप इसके फैलने में असफल होने के क्या कारण थे? तो देखिए, असफलता के प्रमुख कारण क्या थे? पहला तो था अधिकांश राजा महाराजा जो थे अंग्रेजों को भरपूर सहयोग दिया। पहले बहुत से राजा महाराज थे अंग्रेजों के साथ थे। ठीक है ना। दूसरा, निर्धारित समय से पहले प्रारंभ होगी। भाई निर्धारित था अपने 31 मई और शुरू होगी 10 मई को, ये गलत हुआ। फिर था क्रांति की शुरुआत कुछ निर्धारित स्थानों पर हुई, कहने का मतलब कुछ स्थानों पर ही हुई, जबकि पूरे देश में साथ में नहीं हुई। ठीक है ना। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में ही शुरू हुई थी। विद्रोह अलग अलग समय पर शुरू कर दिया गया। सभी अगर एक साथ 10 मई को ही करते तो भी प्रॉब्लम नहीं थी, या सभी एक साथ 30 मई या 31 मई को करते तो भी अंग्रेज़ों को इनको दबाने का मौका नहीं मिलता। लेकिन क्या हुआ, अलग अलग शुरू इन 10 मई को मेरठ में हुई तो मेरठ वालों को 1-2 दिन में दबा दिया गया। फिर जाके कहीं और शुरू हुई, फिर अंग्रेज़ अधिकारी वहाँ पहुँच के दबा दिया। साथ में होती तो इतने अंग्रेज़ थे ही नहीं, 1857 में हम आज़ाद हो गए होते। ठीक है ना। क्रांतिकारियों के मध्य
कुशल और संगठित नेतृत्व का अभाव था और राजस्थान के क्रांतिकारियों में परस्पर तालमेल का अभाव था। साथ ही उनके पास संसाधन भी कम थे, ठीक है ना, नेतृत्व अच्छा नहीं था, ठीक है ना। जहाँ थे बहादुर शाह जफर बूढ़े व्यक्ति थे, वो इनका संचालन कर रहे थे। दूसरा कि अपने पास संसाधनों की कमी तो थी ही, मारवाड़, मेवाड़, जयपुर आदि ने तात्या टोपे का सहयोग नहीं किया, ठीक है ना। बहुत से ऐसी जगह थी जिन्होंने तात्या टोपे को सहयोग नहीं किया, ठीक है ना। अगला देखते हैं, डी के बसु दिशा निर्देशों का वर्णन कीजिए, या आपराधिक जो न्याय व्यवस्था में न्यायाधीश की भूमिका क्या है। तो देखिए, न्याय की भूमिका के लिए देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुलिस को जांच हेतु दिए गए जो निर्देश होते हैं ना, जिन्हें डी के बसु के दिशा निर्देश भी कहा जाता है। कहने का मतलब सर्वोच्च न्यायालय को जो पुलिस को जांच के लिए दिए गए हैं ना, उनको बोला गया है, ठीक है ना। कुछ प्रमुख उनमें क्या है कि गिरफ्तारी या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी को पोशाक पर उसकी पहचान, नाम, पति, पद सटीक रूप से अंकित होना चाहिए। कहने का मतलब जो पुलिस अधिकारी जांच कर रहा है उसके जो यूनिफॉर्म ऊपर नाम होना चाहिए, पद होना चाहिए, एकदम सही लिखा हुआ। गिरफ्तारी के समय अरेस्ट वारंट मेमो के रूप में गिरफ्तारी संबंधित पूरी जानकारी के कागज तैयार किए जाएं, जिसमें गिरफ्तारी का समय, तारीख, कम से कम गवाह, अरेस्ट मेमो पर गिरफ्तारी व्यक्ति के पता वगैरह, दस्तखत वगैरह सब होने चाहिए, ठीक है ना। तीसरा है कि जब गिरफ्तारी व्यक्ति का दोस्त, मतलब जब गिरफ्तार होता है व्यक्ति का दोस्त या संबंधी उस जिले से बाहर रहता है तो गिरफ्तारी के 8 से 12 घंटे के भीतर गिरफ्तारी के समय, स्थान और हिरासत की जगह के बारे में भेज दी जाए, चाहे उसका रिश्तेदार हो या दोस्त हो, उनको बता देना चाहिए कि भाई फला फला व्यक्ति को हमने गिरफ्तार कर लिया है, ताकि वो अपने बचाव के लिए तैयार हो सके। अगला है अपक्षय किसे कहते हैं, भूमि संरक्षण की आवश्यकता को समझाइए, या फिर दूसरा है मृदा से आप क्या समझते हैं और प्राकृतिक संसाधन के रूप में विवेचना कीजिए। तो देखिए, अपक्षय क्या होता है, तापमान परिवर्तन। इसमें कुछ घटनाएं होती हैं, जैसे कहते हैं कि तुषार क्रिया पौधों और प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनवरत शैलों का टूटना अपक्षयन कहलाता है। मतलब जब चट्टानें टूटती हैं, चाहे किसी प्रकार से भी टूटे, पौधों, प्राणियों, मनुष्य क्रिया की वजह से या ताप की वजह से, ताप परिवर्तन की वजह से जब भी चट्टानें टूटती हैं उसी को हम अपक्षय कहते हैं, ठीक है। और भूमि के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि भूमि की उपलब्धता सीमित है। हम जानते हैं कि अपने 71% पे तो पानी, 71% पे, ठीक है ना, इसे बढ़ाया नहीं जा सकता, जबकि विश्व की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है और जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, जमीन तो बढ़ नहीं रही है, ठीक है ना। और कृषि आवास हेतु वन भी काटे जा रहे हैं और परितंत्र असंतुलित होता जा रहा है, नगरीकरण बढ़ रहा है, औद्योगिकरण बढ़ रहा है, सामुदायिक भूमि पर अधिकृत हस्तक्षेप निरंतर बढ़ता जा रहा है। कहने का मतलब जो सरकारी ज़मीन है उसी ज़मीन पे लोग कब्जा करने में लगे हुए, और वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों में प्रसार के कारण निम्नकरण, भूसंकलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए खतरा बने हुए हैं, ठीक है ना। तो ये आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। ये पूछा गया है कि स्वदेशी आंदोलन क्या थे, या तो ये लिखिए, नहीं तो आमूल परिवर्तनवादी विचारधारा के प्रमुख नेता कौन थे, दांडी मार्च के बारे में आप क्या जानते हो, ठीक है ना, इसके बारे में। तो देखिए, आमूल परिवर्तनवादी विचारधारा के प्रमुख नेता बिपिन चंद्र पाल थे, बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे। और दांडी मार्च क्या था, गांधी जी और उनके अनुयायियों ने साबरमती में 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तक पैदल यात्रा करके वहां उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून को सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया या तोड़ा। इसी को कहते हैं हम दांडी मार्च, ठीक है ना। कब किया, 6 अप्रैल 1930, ठीक है। और 240 किलोमीटर लंबी यात्रा थी दांडी तक, ठीक है ना, और नमक इकट्ठा करके नमक कानून तोड़ा और सार्वजनिक रूप से तोड़ दिया। उन्होंने पानी उबाल कर भी नमक बनाया। इस घटना को ही दांडी मार्च कहा जाता है। इस प्रकार से आपको तैयार कर लेना है और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक बेहतरीन ढंग से तैयारी करिए, आपके पास अभी समय है, एक बार रिवाइज कर ले जो है, और आपका एग्ज़ाम बहुत ही बेहतरीन होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिनमें आपको आगे के जो भी सब्जेक्ट है उन सभी के मॉडल पेपर मिलेंगे। मॉडल पेपर उनके खूब सारे पड़े हैं, अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो सबके सोल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।